हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था डी और एफ ब्लॉक। तो अपन बात कर रहे थे डी ब्लॉक की, और डी ब्लॉक में भी बात कर रहे थे अपन उसके गुण धर्म में कुछ परिवर्तन। तो उनमें अपन ने देखा था, पहला देखा था अपन ने परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या। सेकेंड अपन ने देखा था उसकी जो आयनन विभव होता है, आयनन ऊर्जा। थर्ड अपन ने देखा था धात्विक प्रकृति। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑक्सीकरण अवस्था। अब ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? जो संक्रमण तत्व होती है ना, संक्रमण तत्व है, ये संक्रमण तत्व है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्या? परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। अब ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं? अरे क्योंकि सर इनके अंदर NS व N-1D जो कक्षक होते हैं, इनके बीच ऊर्जा अंतर होता है वह बहुत ही कम होता है, अल्प होता है। ऊर्जा अंतर क्या होता है? अल्प होता है, बहुत ही कम होता है। इस वजह से ये क्या करते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक नंबर का कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच ऊर्जा अंतर होता है वो बहुत कम होता है। किनके बीच? NS व N-1D कक्षकों के बीच। संक्रमण तत्व पता है कि ऐसे आयन जिनके या परमाणु जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन में डी कक्षक अपूर्ण होता है। आप बोल सकते हो सर जिंक, कैडमियम और मरकरी होते हैं, ये संक्रमण तत्व नहीं होते क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास पूर्ण होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था तो प्रदर्शित करते हैं सर, लेकिन क्या होता है इसके NS जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मतलब NS कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो N-1D में जो कक्षक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। क्या बोल रहा हूं? सुनना, ध्यान देना कि अगर आपको निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगाना हो तो वो कौन करेंगे? NS के इलेक्ट्रॉन। और जब आपको उच्च का लगाना हो ना तो कौन करेगा? N-1D के प्लस में और कौन आ जाएगा? NS के इलेक्ट्रॉन मिलकर, दोनों मिलकर क्या करेंगे? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। क्या बोल रहा हूं? जब अपने को उच्च निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का पता लगाना हो तो NS के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, NS कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो करेंगे। लेकिन जब अपने को उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का पता लगाना हो तब N-1D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कभी भी याद रखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही कहां मिलेंगे, है ना? क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या आ जाएगा? NS के इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे? उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेंगे। तो ये बात आई कि समझ में? एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं कि जब संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। उसका रीजन क्या होता है? NS व N-1D के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत अल्प होने के कारण। NS जब अपने को निम्न ऊर्जा ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है तब ये NS के इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि NS में कितने इलेक्ट्रॉन है। और जब अपने को उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है तो N-1D में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो देखो, प्लस में उसके NS इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, वह उसकी उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, अब देखो अपन कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं। क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। अपनी 3D श्रेणी की ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं क्या होती है क्या नहीं होती है। देखना कौन कौन से तत्व होते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 10 होते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। साइंस तेरी वाह करे मानो फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। ये याद होना चाहिए सभी बच्चों को। अपन इसे इधर लिखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इनका? देखो सीखा था अपने आर्गन 3D1 4s। ठीक है, ये किसका था? स्कैंडियम का। फिर टाइटेनियम का आर्गन 3D2 4s2, ये किसका? टाइटेनियम का। वेनेडियम का आर्गन 3D3 4s2, ये वेनेडियम का। क्रोमियम का आर्गन
3d5 4s1, क्या 3d5 4s1। ये कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका आ जाएगा आर्गन 3d5 4s2। शायद सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आ गए होंगे। ये हो गया आर्गन 3d6 4s2 4s1 सॉरी 4s2 3d6 4s2। ये थोड़ी सी इधर उधर हो गई, इसको सीधी करिए, ठीक है। फिर आता है अपने कोबाल्ट, इसका हो जाएगा आर्गन 3d7 4s2 3d7 4s2। ये आ जाएगी निकिल, इसका आ जाएगा आर्गन 3d8 4s2, ठीक है। दिख रहा है ना सभी को। ये आ जाएगा अपना ऊपर आर्गन 3d9 नहीं, ओके, इसका क्या हो जाएगा 3d10 4s2, क्या हो जाएगा 3d10 4s2। फिर आ जाएगी जिंक, इसका हो जाएगा आर्गन 3d10 4s2। ये हो गए सारे के सारे, ये हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अपन देखते हैं कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शित करता है एनएस के इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है। 2 2 2 1 2 2 2 2 1। यहां पे कितना है 4s 1, तो 1 और 2। देख लिए एनएस के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल गए सबको। अरे एनएस का मतलब एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है अंतिम में। फिर n-1d में क्या देखने अपने को, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 5, यहां पे भी 5। फिर यहां पे कितने आ गए, देखो 5 और 5, यहां पे कितने हो गए फिर 4। कैसे सर, तो एक बार देखो मैं इसको बताता हूं कैसे। इधर इसको मिटा रहा हूं, एक बार देखो। डी होता है डी, उसके अंदर 5 कक्ष, 1 2 3 4 और 5। अपन ने कितने भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। अभी अयुग्मित कितने बचे, 1 2 3 4, तो कितने लिखेंगे 4। अब अपने को 7 भरने हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 3। अपने को 8 भरने, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 2। यहां पे फिर 10 आ गया, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0, और यहां पे भी कितने हो जाएंगे 0, है ना। तो निकाल सकते हो इसे, ठीक है। अब अपन देखते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। क्या देखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो स्कैंडियम होता है ना, अपन बोलते हैं कि 3D श्रेणी जो संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इनके अंदर स्कैंडियम ऐसा तत्व होता है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, केवल और केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कौन सी, +3। सर ये क्यों करता है, क्योंकि ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्या करता है, अपने तीनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। फिर ये कौन कौन सी करेगा, +2 +3 +4। देखो ये संभावित ऑक्सीकरण अवस्था, ये कौन कौन सी करेगा, +2 +3 +4 +5। ये +1 +2 +3 +4 +5 और +6, ठीक है। ये कौन सी करेगा, +2 +3 +4 +5 +6 और +7। सर ये कैसे, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए ना, तो अधिकतम कितनी 7 और न्यूनतम कितनी 2। अरे अभी मैंने एक बात बोली थी प्यारे बच्चों, क्या सर, मैंने ये बात बोली थी कि अपने को न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है तो NS के इलेक्ट्रॉन, और अधिकतम देखनी है तो NS के और N-1D के। तो दोनों मिलाकर कितने 7, तो अधिकतम कहां तक जाएगा 7। ये 5 और 1 6, तो अधिकतम कितनी 6। 3 और 2 5, तो अधिकतम कितनी 5। 2 और 2 4, तो अधिकतम कितनी 4। इस प्रकार से देखना है, ठीक है। अब आगे ये कौन कौन सी करेगा, +2 +3 +4 +5 और +6। ये +2 +3 +4 और +5। ये करेगा +2 +3 +4, 2 और 2 4।
अब देखो ये करेगा ना, ये करेगा +2 और 1, +1, और ये करेगा +2, ये क्या करेगा +2। अब देखो इसके अंदर में कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं कोष्टक में लिखता हूं, वो असामान्य है, मतलब सामान्य परिस्थितियों में नहीं पाई जाती। जैसे ये वाली, इसकी तो 2, निकल की तो 3, +3 और +4, कोबाल्ट की +4 और +5, इस Fe की हो जाएगी +5 और +6, ठीक है। एमन की हो जाएगी +6 और +3, और इस क्रोमियम की हो जाएगी +6 और +1। ये नॉर्मल कुछ जो कोष्टक में लिखी है ना, मैंने जो कोष्टक में लिखी है, ये असामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। तो अपन ने क्या देखा, ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, निकालना नहीं, कितनी होती है निकालना आप सीख सकते हो 11th में। ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आप 11th में सीख चुके हो, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। तो ये समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब देखो आपको कोई ऐसे पूछे कि जिंक होता है ना, जिंक वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही देता है सर, वो क्यों देता है सर? कि सर जिंक होता है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही देता है, क्यों? अरे उसका रीजन ये हो गया कि सर ये D10 होता है ना, ये स्थायी विन्यास होता है, तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा मतलब इस पे +2 चार्ज आ गया। ठीक है सर, आ गया सर, जी सर। आपको बोलेगा कि मैग्नीज एमन होता है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है? एमन की। कितनी? +7। क्यों दर्शाता है? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, D5 पर मतलब सातों के सातों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसीलिए इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट, सर क्या कि कोई भी धातु है वह ऑक्सीजन तथा फ्लोराइड, मतलब ऑक्सीजन तथा फ्लोराइड में के ऑक्साइडों के अंदर ही ज्यादा ऑक्सीकृत क्यों होता है? क्या रीजन है? मतलब उन्हीं में ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है? तो रीजन सुनना इसका, अच्छा रीजन है, पूछ लेता कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन, है ना। क्या बोलोगे कि इनकी ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन की, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन होता है वह किसी धातु के साथ, मतलब अगर कोई धातु ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो वह अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन प्यारा सा, एकदम सिंपल सा, क्या कि ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन इन दोनों का आकार तो छोटा होता है, अरे लेकिन विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इनकी ज्यादा होती है, और विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होने के कारण ये क्या करता है, किसी धातु को उसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत कर देता है, इसीलिए उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होती है। दोबारा सुनना इस बात को, क्या बोल रहा हूं कि कोई भी धातु अगर फ्लोरीन है, उस कोई भी धातु फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर देता है। उसका रीजन यही है कि इनकी आकार तो छोटा और विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, जिसके कारण क्या करता है, ये धातु को उसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत कर देता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या सर नेक्स्ट पॉइंट, आपको कई बार ना ये जो संक्रमण तत्व होते हैं ये आयनिक व सहसंयोजी दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। क्या? आयनिक भी बनाते हैं, आयनिक यौगिक का भी निर्माण करते हैं, और सहसंयोजी यौगिकों का भी निर्माण करते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल सर? तो सुनो, जब ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होती है ना, क्या जब ये निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तब तो आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, लेकिन जब ये उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तब इनके सहसंयोजी गुणों में वृद्धि होती जाती है। क्या? सहसंयोजी गुणों में वृद्धि होती जाती है। ये बात आ गई समझ में? क्या बोला मैंने कि जो अपने पास संक्रमण तत्व होते हैं वह आयनिक और सहसंयोजी दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं, और उनमें क्या होता है, आयनिक कब बनाते हैं, जब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निम्न होती है तब तो वो आयनिक बंध बनाते हैं, और जब वो है
उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तब उनमें सहसंयोजी गुणों में वृद्धि होती है। ये पॉइंट आ गई समझ में? आ गया। तो अब आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि आपके सामने आता है MnO, MnO2, एक आता है Mn2O3। इसके बारे में आपको पूछता है कि इनकी अम्लता का घटता क्रम लिखो। क्या? अम्लता का घटता क्रम। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको अपन क्या इस एग्जांपल से समझते हैं। तो अम्लता का घटता क्रम कैसे लिखोगे कि देखो ये क्या कहता है कि जिसकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है कि ये आयनिक व क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक व क्षारीय। लेकिन जब उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, तब इनकी अम्लीयता तथा क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुना कि जब ये निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो आयनिक व क्षारीय होते हैं, लेकिन जब ये उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो इनकी अम्लता व क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब इनकी ऑक्सीडेशन की अम्लता के क्रम में लिखना, मतलब घटता हुआ क्रम कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट MnO2 वाले में है, फिर इसमें आ जाएगी Mn2O3 में, और सबसे कम है MnO में। तो ये इनका क्रम होगा। ये क्या होगा? इनका क्रम होगा। तो आप क्या करोगे, एक बार वापस सुनोगे कि देखो जो संक्रमण तत्व होते हैं वो आयनिक और सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। जब निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो आयनिक यौगिक बनाते हैं, जब उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो सहसंयोजक गुणों में वृद्धि होती है। और क्या होता है कि जब निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है? आयनिक व क्षारीय होती हैं, जबकि उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट में अम्लीयता व क्रियाशीलता इनकी बढ़ जाती है। ये अपन ने इनका क्रम देखा। अब देखो कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनकी शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब कि उनमें शून्य ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में प्रदर्शित होती है। जैसे आपको मिलेगा निकिल का कॉम्प्लेक्स है CO4 का, इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। आपको मिलेगा Fe का CO5 का, इसमें भी इसकी शून्य है। आपको मिलेगा कोबाल्ट का CO6 का। इन तीनों के अंदर इन धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? 0। क्या? 0 0 0। तो ये था क्या अपना पॉइंट की अपने ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे पता लगाएंगे किसी भी एलिमेंट का, किसी भी संक्रमण तत्व का, कि वो आयनिक है, कि वो सहसंयोजी गुण रखता है, कि वो ज्यादा अम्लीय है कि वो कम अम्लीय है, वो क्षारीय है कि नहीं है। लगा सकते हो क्या? हाँ सर लगा सकते हैं क्या? अरे लगा सकते हो, ऐसे सर खुजाओ मत। अभी बताया है कि जब ऑक्सीडेशन अवस्था निम्न होगी तो वो आयनिक होगा, उच्च होगी तो वो सहसंयोजी प्रकृति का होगा। जब ऑक्सीडेशन अवस्था निम्न होगी तो वो क्षारीय होगा, जब ऑक्सीडेशन अवस्था उच्च होगी तो वो अम्लीय होगा। घबराने की जरूरत कहां पे है? आ रहा है समझ? तो अब देखो ये बात हो गई। ये था अपना क्या कि इनको अपन किसके रूप में ले सकते हैं? ऑक्सीडेशन अवस्था। अब क्या होता है अपना नेक्स्ट आता है कि इनको उत्प्रेरक के रूप में भी काम में ले सकते हैं। किसके रूप में? जो संक्रमण तत्व होते हैं उनको उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। अब कैसे सर? इनको उत्प्रेरक के रूप में काम में लेने का निम्न कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? एक तो ये सर परिवर्तन ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। जी सर। एक इनके NS व N-1D कक्षकों में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। और सर एक इनका मेन रीजन होता है कि ये जो सहसंयोजी, मतलब अपन ने बोला था कि अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। किसका? अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिस वजह से क्या करते हैं अपन इनको एक उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। और उत्प्रेरक के रूप में काम में कैसे लेते हैं? एक तो अपन लेते हैं कि जब अपन अमोनिया का निर्माण करते हैं ना, किसका? अमोनिया का निर्माण, जैसे N2+3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3 यानी अमोनिया का निर्माण होता है, तब अपन काम में लेते हैं। एक अपन काम में लेते हैं यहाँ पे Fe काम में लेते हैं, या एमो मोलिब्डेनम, या ये उत्प्रेरक के रूप में, ये उत्प्रेरक वर्धक के रूप में। ठीक है। अगर दूसरा काम में लेते हैं अपन, तो अपन जो संश्लेषित घी होता है ना, वानस्पतिक घी, उसके संश्लेषण में काम में लेते हैं। जैसे RCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OR, यहां पे भी इसको काम में लिया जाता है। किसको? निकल को काम में लिया जाता है। और साथ में यहाँ पे H2 लिया जाता है जो यहाँ से बॉन्ड तोड़ता है एक,
और यहाँ पे जुड़ जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है। और सर अपन पॉलीथीन बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं, N मोल, मतलब N मोल ले लें इसके CH डबल बॉन्ड CH, है ना। तो ये क्या ले सकते हैं इसको ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा इसका, पॉलीथीन बनाने में भी कौन सा TiCl4, तो ये क्या बना देगा CH2 ये इससे ये मतलब पॉलीथीन का एक बहुलक बना देगा। और क्या कर सकते हैं अपन, सर अपन जब ओस्टवाल्ड विधि से जब HNO3 का निर्माण करते हैं तब भी काम में ले सकते हैं अपन इसको। NH3 मतलब अमोनिया की अभिक्रिया अगर O2 के साथ करा देंगे तो NO का निर्माण कर देगा, साथ में H2O बना देगा। तो ये क्या हो सकता है, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, अपन इस प्रकार से उत्प्रेरक काम में लेकर क्या कर सकते हैं कि अभिक्रिया को तेज या संपन्न करवा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अमोनिया हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण या संश्लेषित मतलब वानस्पतिक घी का संश्लेषण करने के लिए, या अपन पॉलीथीन बनाने के लिए, या अमोनिया के जो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो ये अपन ने देखा कि सबसे पहले देखा अपन ने क्या कि अपन ने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर अपन ने देखा उत्प्रेरक। तो इनमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। अब अपना आता है इनका नेक्स्ट पॉइंट रंग। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रंग, कि ये किस प्रकार से जो संक्रमण तत्व होते हैं वो किस प्रकार से रंग प्रदर्शित करते हैं। तो ये रंग प्रदर्शित करने का रीजन देखना, रंग प्रदर्शित करने का रीजन क्या होता है। तो देखो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा, जरूर बनेगा। क्या कि देखो जो भी परमाणु है, जो भी तत्व है, क्या बोल रहा हूं, या तो अकीरीय गैस विन्यास रखता हो, या तो अकीरीय गैस विन्यास रखता हो, जो भी संक्रमण तत्व है या तो अकीरीय गैस विन्यास रखता हो या आभासीय अकीरीय गैस विन्यास रखता हो। वह क्या होंगे, रंगहीन होंगे, रंगहीन। इस बात को सुनना ध्यान से, इस बात को ध्यान से सुनना कि अकीरीय गैस विन्यास और आभासीय अकीरीय गैस विन्यास का मतलब क्या है। कि यहां पे अकीरीय गैस विन्यास का मतलब स्थायी विन्यास, स्थायी विन्यास का मतलब उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वह रंगहीन होगा। लेकिन जब क्या होता है कि कोई भी तत्व अगर अपूर्ण डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रखता है, अपूर्ण डी कक्षक विन्यास रखता है, तो वह क्या होगा, रंगीन होगा। क्या होगा, रंगीन होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे समझो कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या बोल रहा हूं, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वह तो होगा रंगीन, मतलब ये। और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वह होगा रंगहीन, मतलब कोई रंग नहीं होगा उसके पास, रंगहीन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो वह रंगहीन होगा। ठीक है। तो क्या होता है कि जो संक्रमण तत्व के आयनिक यौगिक, आयनिक व उपसह संयोजक यौगिक दोनों ही क्या करते हैं, यौगिक होते हैं, वह रंग प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या, रंग प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये रंग प्रदर्शित कैसे करते हैं कि इन डी कक्षकों में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अपूर्ण डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डी कक्षकों के T2G कक्षकों से EG कक्षकों में चले जाते हैं, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और ये किस कारण संभव होता है, ये दृश्य प्रकाश के क्षेत्र को क्या करते हैं, अवशोषित करने के कारण ये क्या होता है, संभव होता है, और ये रंग प्रदर्शित करते हैं। अरे सर हमें तो ये थ्योरी समझ में नहीं आई। अरे समझ में आई बेटा, कैसे आई, देखो अकीरीय गैस विन्यास या आभासीय अकीरीय गैस विन्यास होता है वो तो रंगीन होते हैं, लेकिन जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए वो हो गए रंगीन। अब क्या होता है कि रंग कैसे प्रदर्शित करते हैं,
क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और ये डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करता है, अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा, T2G से कहां जाएगा, Eg में जाएगा, और Eg में जाएगा तब क्या होगा, ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र को अवशोषित करता है, जिसके कारण ये रंग प्रदर्शित करता है। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने पास एक एग्जाम्पल है, ये है ना, कौन सा सर, ये, अरे सर बोलो तो सही कौन सा, TiH2O का 6+3, ये है, इसका नाम होता है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। सर ये कैसे लिख दिया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा ही, हमने तो आईपीएससी नाम पढ़े हैं, ऐसे नाम तो पढ़े ही नहीं। तो ये अपने जब अपन उप सहसंयोजक यौगिक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा, टाइट मतलब हेक्सा एक्वा मतलब 6 एक्वा, एक्वा किसके लगा रहे हैं, H2O के लिए, टाइटेनियम इसके लिए, थर्ड क्यों लगाया, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, थर्ड, क्योंकि H2O के ऊपर क्या आवेश होता है, 0 चार्ज होता है। और आयन क्यों लगाया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, आयन लगा दिया, आयन के रूप में प्रेजेंट है तो आयन लगा दिया। यहाँ पे केंद्रीय धातु कौन सी है, टाइटेनियम, कौन सी है, टाइटेनियम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, टाइटेनियम+3, क्या है, टाइटेनियम+3। अब मैं पहले लिखूंगा टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखूंगा, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन साइंस तेरी देखो 3d2 4s2 होता है कि नहीं होता, होता है सर। लेकिन जब टाइटेनियम+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूं मैं तो क्या लिखूंगा सर, इसमें से +3 आ रहा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन गए मतलब 3d1 4s0। जी सर आपकी बात सही है बेटा, सही है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन गए। अब क्या होता है, अपन बनाते हैं एक आरेख, कैसे, ये थोड़ा सा छोटा पड़ेगा तो आप चलो बना देते हैं, फिर भी इधर इतना आ जाएगा, ये इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं, एक बार देख लो, ये था अपने पास कॉम्प्लेक्स, इसके पास क्या है, ये विन्यास था 3d1 4s0, इसको मिटा देता हूं, ये इस पे आएगा नहीं ना, इसको एक बार देख लेते, अब मिटा देते हैं इसको, देख लिया, ठीक है। अब देखो अपने पास ये D था 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, D का समभ्रंश कक्षक था, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो, इसको अपन बोलते हैं बेरी सेंटर, जो इसकी सेंटर लाइन होती है इसको अपन बोलते हैं बेरी सेंटर। ये इसके कक्षक है, ये इसके कक्षक, 2 भागों में बट गए, एक हो गई T2G, एक हो गई Eg, ये है T2G और ये है Eg, ठीक है। T2G में कौन कौन से आएंगे, DXY, DYZ, DXZ, ठीक है। इसमें आएंगे DX2 Y2 और DZ2। Eg में कौन से आएंगे, DX2 Y2 और DZ2। ये किस किस को समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये है बेरी सेंटर, क्या है, बेरी सेंटर। अब देखो निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा है, T2G, क्या है, T2G, और उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा है, Eg। अब क्या होगा, इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, जो क्या करेगा, तो ये बेरी सेंटर है, ये यहां से, इसकी जो दूरी थी वो 3/5 डेढ़ नोट, इसकी होती है 2/5 डेढ़ नोट, ठीक। अब देखो, अब यहां पे जो T2G के जो कक्षक थे, क्या थे, T2G के जो कक्षक थे उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस Eg में जाएगा, किस में जाएगा, Eg में। ये इलेक्ट्रॉन कहां गया, इस Eg में चला गया, और Eg में जाएगा तो क्या होगा, तब ये क्या दर्शाएगा, dd संक्रमण दर्शाएगा, मतलब D कक्षकों से D में ही तो जा रहा है, अरे Eg T2G D के तो पार्ट है, तो ये D से D में जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, D से D में जा रहा है, तो ये D से D में जा रहा है मतलब एक आवेश का स्थानांतरण हो गया, एक मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से एक यहां पे गया, तो क्या हो गया, आवेश का स्थानांतरण हो गया, और आवेश का स्थानांतरण होने की वजह से क्या हो गया, ये क्या करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं, क्या
रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन। तो आपको कोई बोले कि ये तत्व रंगीन होता है तो क्या बोलोगे कि सर इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इस वजह से तो ये रंगीन होता है, फिर अपन उसका विन्यास लिख देंगे। और आपको ये बोले कि ये तत्व होता है ये रंगहीन होता है तो क्या बोलोगे सर इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इस वजह से ये रंगहीन होता है। कर दोगे? अरे कर दोगे क्या? ठीक है। अगर ये बात कर दोगे तो आपको अभी मैं क्वेश्चन देता हूं वो बताना। देखो मैं क्वेश्चन खुद ही बनेंगे अपने दिमाग में। कैसे बनेंगे? आपको ये बोला मैंने कि Ti+3 था, ये क्या है? रंगीन है कि नहीं? जी सर है, क्योंकि इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इस वजह से ये रंगीन है। लेकिन अब आपको ये बोल दूं मैं, क्या बोल दूं? ध्यान देना। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, ध्यान दो। ये बताओ कि Ti+4 रंगीन है कि रंगहीन है? क्या बोल रहा हूं? रंगीन है कि रंगहीन है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर कैसे पता लगाएंगे? तो देखो बेटा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे देना आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं यहां से। क्या बनेगा कि आपको कोई तत्व दे देगा और उसके बारे में पूछेगा कि रंगीन है कि रंगहीन है, या ये रंग प्रदर्शित करता है ये रंग प्रदर्शित नहीं करता, कारण दीजिए। आपको बोलेगा Ti4+ रंगहीन होता है, कारण बताइए। तो क्या कारण दोगे? आप बोलेंगे सर Ti का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है आर्गन 3d2 4s2। लेकिन सर इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था +4 है तो ये क्या हो जाएगा? चारों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 3d0 4s0 हो गया। तो सर क्या होगा यहाँ पे? जब ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 0। तो ये क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। और मानो आपको ऐसा बोल दे Mn+2, तब क्या करोगे रे बच्चों? ये रंगीन होता है कि रंगहीन होता है? तो पहला काम क्या करोगे? आप पहले Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, आर्गन, फिर क्या लिखोगे? 3d5 4s2। अब क्या करोगे? देखो साइंस तेरी वाह करे मानव, 3d5 4s2। अब अपने को पूछा Mn+2 का पूछा सर, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और कहां पे से जाएंगे वो? 4s0। अपन इसका विन्यास लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये आ गया। मतलब इसके पास अरे भर भर के 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अरे ये रंगीन होता है। और आपको मैंने ये बात बोली थी कि ये जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो रंगीन होता है और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं वो रंगहीन होता है। आया पॉइंट समझ? ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं। अब आपको एक क्वेश्चन ये बोल देता है कभी कभी, अगले के मन में आ जाती है कि नहीं बच्चों से ये क्वेश्चन तो जरूर पूछूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या? अरे ये पूछूंगा। अरे क्या सर बोलो तो सही। अरे पूछता है आपको कि स्कैंडियम के सारे यौगिक क्या करते हैं? अरे रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। कारण बताइए। क्या बोलता है? अरे स्कैंडियम के सारे यौगिक होते हैं ना वो रंगहीन होते हैं, कारण बताइए। कुलीबेरो सर, अरे सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला था कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह रंगीन होता है और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वह रंगहीन होता है। अरे बोली कि नहीं बोली ये बात? जी सर बोली। अब ये बात मैंने बोली तो आप सुनो इस बात को। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? अरे सर आर्गन 3d1 4s2 और स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन अवस्था होती है 3+3 होती है। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए सर इसने। और जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल ही दिए हैं सर, तो ये इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूं। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल ही दिए सर तो इसके पास 0, इसे 4s में भी 0, 3d में भी 0, 4s में भी 0। अरे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं,
तो ये क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। कारण बता दिया। क्या बोलोगे, आपको आंसर निकालना हो तब क्या बोलोगे? देखो जब भी ऐसा आंसर आ जाए तब करने का तरीका बता देता हूं। अब ये तरीका था अपना याद रखने का। अब तरीका, आपको बोला स्कैंडियम के सारे यौगिक रंगहीन होते हैं, तो क्या बोलोगे कि आप पहले लिखोगे सॉल्यूशन, क्या करोगे, यानी आंसर नंबर जो भी आपका रहेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, 12 नंबर का, ऐसा 13 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो स्कैंडियम, क्या स्कैंडियम, आप लिखोगे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये लिख दोगे। फिर लिखोगे कि स्कैंडियम +3, यानी आप लिखोगे कि स्कैंडियम होता है, उसकी +3 ऑक्सीडेशन अवस्था होती है, जिसके कारण ये अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो आप लिखोगे स्कैंडियम +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप ये दर्शा दोगे। फिर इसका ये विन्यास दिखा दोगे, तो आप बोलोगे कि जब स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन अवस्था होती है तो ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिसकी वजह से इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने के कारण इसके सारे के सारे यौगिक क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इस Mn+2 का पूछ लेता तो क्या बोलते, पहले आप लिखोगे Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर लिखोगे Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर ये दर्शा दोगे। आप बोलोगे कि Mn+2 के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये रंगहीन होता है, क्योंकि जिस भी तत्व के पास अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह रंगीन होता है, और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं तो वो रंगहीन होता है। देखो उपस्थित होते हैं तो वो रंगीन होता है, और अनुपस्थित होते हैं तो वो रंगहीन होता है। ये पॉइंट बस नोट कर लेना, ये पॉइंट बस आपको नोट करना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। आज अपने पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट, उत्प्रेरक और इनके रंग। इस पॉइंट में अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, उसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।